तो बेसिकली व्हाट इज मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन मतलब एक दूसरा टर्म है इसके लिए हिंदी, दैट इज संस्कृत टर्म मूत्र उत्सर्जन। एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन, एक्सेप्ट मिक्चुरेशन। ठीक है, आंसर विल बी द सेम, द क्वेश्चन विल बी द मिक्चुरेशन, द मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन, ये मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया। बेसिकली व्हाट इज मिक्चुरेशन? तो मिक्चुरेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग ऑफ यूरिन, आप अपनी बॉडी से यूरिन बाहर निकाल रहे हो इच्छा के अनुसार, द प्रोसेस ऑफ वाइडिंग ऑफ यूरिन, वो प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी से यूरिन बाहर निकल रही है, उस प्रोसेस को आप मिक्चुरेशन कहते हैं। तो व्हाट इज मिक्चुरेशन? द प्रोसेस ऑफ वाइडिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। अब मिक्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों ही है। जैसे हम कभी जाते हैं सफर में, बाइक पे बैठे हुए जा रहे हैं, हमें सूझ लगी होती है ना, बहुत जा रही होती है, लेकिन फिर भी हमसे रोक लेते हैं नहीं, तो वो रोकना हमारी इच्छा के अधीन है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा भर जाती है और हमें समय नहीं मिलता रोकने मतलब करने का, तो फिर वो निकल जाएगी, दैट विल बी द एक्सट्रीम कंडीशन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो रेस्पॉन्स है वो वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी है, मतलब आपकी इच्छा के अधीन भी है और आपकी इच्छा के अधीन नहीं भी। तो जो मैकेनिज्म ऑफ मिक्चुरेशन होती है वो कैसे होती है बेसिकली? तो सबसे पहले क्या है कि जो आपका ब्लैडर है, तो वो आपका ब्लैडर जब उसके अंदर दूध इकट्ठी यूरिन इकट्ठी हो जाएगी 220 ml, कितनी 220 ml, तो जब उसकी कैपेसिटी 400 ml तक है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर 220 ml यूरिन इकट्ठी होगी, कितनी यूरिन 220 ml, तो उसमें ब्लैडर तो एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर है कि नहीं ऐसे, तो उसमें ना स्ट्रेच रिसेप्टर रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर, मतलब जैसे ही गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर इतना पानी होगा तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो खींचने लगेंगे, अदरवाइज वो ऐसे पड़ा हुआ था। अब हमने पानी भर दिया तो रिसेप्टर्स खींचने लगेंगे ना, तो रिसेप्टर्स खींचने लगेंगे मतलब रिसेप्टर्स उत्तेजित होने लगेंगे, रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होने लगेंगे। अदरवाइज जब वो ब्लैडर खाली था या 220 ml से कम था तो वो रिसेप्टर्स जो थे वो स्ट्रेच नहीं हो रहे थे, तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे वो स्टिमुलेट होने लगे। ठीक है, कब? जब यूरिन उसके अंदर 220 ml से ज्यादा आई, तो जैसे ही 220 ml से ज्यादा यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठी हुई, तो ब्लैडर के अंदर का जो प्रेशर, जो भी एक्सपेरिमेंट जो भी प्रेशर था वो नॉर्मल प्रेशर बढ़ने लगा। एक गुब्बारा खाली है और एक गुब्बारे के अंदर पानी रखा है, प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जिसके अंदर पानी रखा है, यू डू नॉट। तो पहले जब 220 ml यूरिन उस ब्लैडर के अंदर इकट्ठी हुई तो उसका जो प्रेशर था वो बढ़ने लगा। प्रेशर के लिए टर्म कौन सा यूज करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जैसे ही ब्लैडर के अंदर यूरिन 220 ml इकट्ठी होती है, ब्लैडर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैडर के अंदर जो रिसेप्टर्स रखे हुए हैं उन रिसेप्टर्स का नाम है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, वो स्टिमुलेट हो गए, कौन? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो स्टिमुलेट हो गए, जैसे हमारे बचपन में पढ़ा ना मैकेनिज्म ऑफ विजन, बेसिकली क्या होता है? रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, वो आगे नर्व को सूचना देते हैं, नर्व सेंटर पे ले जाती है और फिर सेंटर वापस सूचना देता है। एक तरीका है, जब भी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो रिसेप्टर्स वो नर्व को स्टिमुलेट करेंगे, नर्व जाके हायर सेंटर को सूचना देगी और हायर सेंटर जो भी करना है वो सूचना देगा। तो इसके केस में क्या होता है? जब रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो पैल्विक नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं। किसको स्टिमुलेट कर देते हैं? पैल्विक नर्व। तो पैल्विक नर्व जो आपका स्पाइन का सैक्रल सेगमेंट है, स्पाइन का सैक्रल सेगमेंट है, वहां पे सेंटर रखा हुआ है, तो वहां से सूचना आएगी दोबारा से पैल्विक नर्व के थ्रू। जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए, क्या? स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए, पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना गई कहां? स्पाइन के सैक्रल सेगमेंट में, और पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना वापस आई कि क्या करना है। भाई सूचना क्या गई? सूचना ये गई 220 ml भर गया है, उसने कुछ करना था, उसने सूचना वापस दे दी कि अब तुम ये करो, क्या करो वो आगे देखते हैं। तो जो सूचना गई दैट इज अफरेंट, अफरेंट इंपल्स, अफरेंट AFFE। जो सूचना आई दैट इज इफरेंट। तो देयर इज अ टू टर्म्स, वन इज द अफरेंट इंपल्स एंड अदर इज द इफरेंट इंपल्स। तो हमने कुछ रटा नहीं, हमने भी क्या पढ़ा कि जब ब्लैडर के अंदर सुसु यूरिन 220 ml इकट्ठी हो जाती है, कितनी? 220 ml, तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ने लगता है, प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और जैसे ही वो प्रेशर बढ़ता है, ब्लैडर के अंदर जो रिसेप्टर्स रखे हुए थे वो रिसेप्टर्स खींचने लगते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना आगे भेजते हैं। तो
सूचना भेजना मतलब अफरेंट इंपल्स, वो कहाँ भेजते हैं, स्पाइन के सैक्रल सेगमेंट में, और वहां से सूचना वापस आती है पैलिक नर्व के थ्रू, दैट इज इफरेंट इंपल्स। ठीक है, अब मैंने बोला सूचना वापस आई कि तुम्हें ये करना है, क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। ये जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर की मसल्स हैं, ब्लैडर की मसल को कहा जाता है डिप्रेसर मसल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दो एक जैसी मसल्स हैं, एक मसल्स है डेट्रूसर, डेट्रूसर, और एक मसल्स है डिप्रेसर। पढ़ा तुमने नहीं? कहाँ पढ़ा डेट्रूसर? डेट्रूसर मसल्स, DETRU, डेट्रूसर पढ़ा है? कहाँ? ऑफ कोर्स मसल्स एनाटॉमी में पढ़ी होगी बेटा, किस ऑर्गन में पढ़ा है? तो ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं। डेट्रूसर मसल्स, very good, excellent. So there's a two terms, one is detrusor, another is depressor. जो detrusor muscles है वो scrotum की muscles है, और जो depressor muscles है वो bladder की muscles है। हाँ, very good बेटा, हाँ। तो जो detrusor muscles है, detrusor नहीं depressor, तो जो bladder की depressor muscles है वो contract करेगी, और जो sphincter है, diagram कैसे बनाओगे? बना सकता हूँ? एक और ब्लैक व्हाइट बोर्ड। तो बेसिकली सूचना वापस आई, सूचना क्या वापस आई? सपोज ये ब्लैडर रखा हुआ था, और ब्लैडर के नीचे तो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में एक स्फिंक्टर ऊपर है और एक स्फिंक्टर नीचे है। ठीक है, एक स्फिंक्टर यहाँ है, फिर इसके बाद ये यूरेथ्रा है, और एक स्फिंक्टर यहाँ है। दिस इज द पॉइंट। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था जब इसके अंदर 220 ml यूरिन इकट्ठी हो गई थी। ठीक है, तो इसके जो रिसेप्टर्स रखे हुए थे उनका क्या नाम था? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। वो स्टिमुलेट होने लगे, ये तो पढ़ा। वो स्टिमुलेट होने के बाद पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना लेके जाएंगे कहाँ? स्पाइन के सैक्रल सेगमेंट में, और फिर पैल्विक नर्व के थ्रू ही सूचना वापस आएगी। ले जाना मतलब अफरेंट, वापस आना मतलब इफरेंट। क्या वापस आई सूचना? सूचना ये वापस आई कि तुम तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ और तुम रिलैक्स हो जाओ। क्या सूचना वापस आई कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, और जो ऊपर वाला स्फिंक्टर है, इसका नाम है इंटरनल स्फिंक्टर, ये रिलैक्स हो जाओ। तो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोबारा, बीच में जो छेद रखा है वो रिलैक्स हो रहा है, लेकिन अभी भी एक छेद बंद है। कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि ये वाला स्फिंक्टर बंद है, इसलिए यूरिन अभी वॉइड नहीं होगी। गॉट इट? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो ब्लैडर था, ब्लैडर के अंदर जब 220 ml यूरिन इकट्ठी हुई तो ब्लैडर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था वो बढ़ गया। उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से उसके जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे वो स्टिमुलेट हो गए, उसने पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना भेजी। कहाँ भेजी? स्पाइन के सैक्रल सेगमेंट में। वहां से सूचना आई, सूचना क्या आई कि तुम ये करो, क्या करो कि ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, और जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ? जो ब्लैडर था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जो स्फिंक्टर था वो रिलैक्स हो गया। अब क्या होगा? ये रास्ता जो अभी बंद था वो रास्ता खुल गया, और ये वाला रास्ता भी बंद है। तो जो सुसु अभी यूरिन यहाँ पे थी वो यहाँ आ गई। आगे की नहीं? आगे की नहीं? दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स रखे हुए हैं। यूरेथ्रा में क्या है? स्ट्रेच रिसेप्टर। जब यूरेथ्रा के अंदर यूरिन आई तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। ठीक है, अब वो स्टिमुलेट हो गए तो फिर से वही कहानी, पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना जाएगी। कहाँ जाएगी? सैक्रल सेगमेंट में, और पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना वापस आएगी। अब क्या सूचना आएगी? क्या करना है तुमको? अब सूचना ये आएगी कि जो पुडेंटल नर्व है, कौन सी नर्व? पुडेंटल नर्व। तो जनरली पुडेंटल नर्व का काम है क्या? कि जो आपकी यूरिन डेफिकेशन की प्रोसेस है या फिक्सेशन की प्रोसेस है, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, तो पुडेंटल नर्व जनरली एक्साइटमेंट में रहती है, स्टिमुलेट रहती है, और इन स्फिंक्टर को बंद किए रहती है हर समय। अगर ये बंद ना किए तो हर समय सुसु पॉटी निकलती रहे, लेट नॉट, तो वो निकलती नहीं ना हर समय। क्यों निकलती? क्योंकि जो पुडेंटल नर्व है वो हमेशा स्टिमुलेट रहती है, और हमारी जो ओपनिंग्स हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, उनको बंद करके रखती है स्फिंक्टर्स को। तो अभी मैंने बोला, क्या बोला मैंने? जब यूरिन यूरेथ्रा में पहुंची, कहाँ पहुंची? यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा से फिर पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना गई, और पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना वापस आई। सूचना क्या वापस आई? अब सूचना ये वापस आई कि पुडेंटल नर्व जो हमेशा स्टिमुलेट रहती है, अब तुम इनहिबिट हो जाओ। पुडेंटल नर्व जो अपना काम कर रही थी, अब तुम अपना काम मत करो। पुडेंटल नर्व क्या काम कर रही थी? कि सारे स्फिंक्टर को जनरली रोक बंद करके रख रही थी, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को।
अब पुडेंटल नर्व ने अपना काम करना बंद कर दिया, मतलब जो ये वाली ओपनिंग थी ये भी खुल गई, और जैसे ये खुली यूरिन बाहर हो गई। ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो यूरिन मिक्सचुएशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं। जैसे आप जब यूरिन करते हो तो अपना पेट दबाते हो, है ना, तो एब्डोमिनल का जो प्रेशर है उसकी वजह से भी यूरिन की जो फ्लो बनता है वो फैसिलिटेट करता है मिक्सचुएशन की प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिक्सचुएशन मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया। एक बार शॉर्ट में मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि व्हेनेवर द ब्लैडर फिल्स एट द रेट ऑफ 220 ml पर मिनट, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, 400 ml तक आ सकता है, 400 ml के बाद घट जाएगा। ठीक है, लेकिन 220 ml उसकी जैसे ही वो बढ़ता है आपको सूसू आने की अनुभूति होने लगती है कि आपकी यूरिन आ रही है। क्या होगा, उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स रखे हुए हैं वो स्टिमुलेट होंगे, और उनके स्टिमुलेशन होने की वजह से पैल्विक नर्व की अफरेंट इंपल्स जाएंगी सूचना लेके, कहाँ जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट में, वहां से इफरेंट इंपल्स सूचना वापस लेके आएंगी। क्या वापस लेके आएंगी कि ब्लैडर की मसल्स तुम कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ और जो एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो जब ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो यूरिन ब्लैडर से यूरेथ्रा में आ जाएगी, आ जाएगी नहीं। अब जब यूरिन यूरेथ्रा में आई तो यूरेथ्रा में जो स्ट्रेच रिसेप्टर रखे हुए थे वो भी स्टिमुलेट हो जाएंगे, फिर से पैल्विक नर्व के थ्रू सूचना स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, और वहां से जो पुडेंटल नर्व है जनरली जो स्टिमुलेट किए रहती है वो कैसी हो जाएगी, इनहिबिट, कैसी हो जाएगी, इनहिबिट। जब पुडेंटल नर्व इनहिबिट हुई तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग थी, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर था जो कि नॉर्मल अवस्था में क्लोज रहता था वो भी खुल जाएगा, और जैसे ही वो खुलेगा यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा जैसे एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है, ये भी जो है स्पीड फ्लो ऑफ द यूरिन की जो स्पीड है उसको फैसिलिटेट करती। ये जो सेंटर्स हैं इसके मिक्सचुएशन को कंट्रोल करने वाले, ये बेसिकली कहाँ होते हैं, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जो स्पाइनल कॉर्ड का सैक्रल सेगमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड का सैक्रल सेगमेंट है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको हायर सेंटर कौन कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो हायर सेंटर कंट्रोल करते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक इनहिबिशन करने वाले और एक फैसिलिटेट करने वाले। एक इनहिबिटरी सेंटर है और एक फैसिलिटेटरी सेंटर है। तो इनहिबिटरी सेंटर कहाँ होते हैं, तो जो इनहिबिटरी सेंटर्स होते हैं वो मिड ब्रेन में होते हैं, कहाँ होते हैं, मिड ब्रेन में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कौन से, इनहिबिटरी, तो जो इनहिबिटरी सेंटर्स हैं वो मिड ब्रेन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। वो कैसे काम करेंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट के थ्रू ही काम करेंगे। अब उन्हें इनहिबिशन करना है तो उसका इनहिबिशन करेंगे और उसका इनहिबिशन इस प्रोसेस का इनहिबिशन करेंगे। ठीक है, दूसरा है फैसिलिटेटरी सेंटर, तो जो फैसिलिटेटरी सेंटर्स होते हैं वो पॉन्स में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। पहले मैंने सब यूज किया मिड ब्रेन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, अभी मैं सब यूज कर रहा हूँ पॉन्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जो फैसिलिटेटरी सेंटर्स होते हैं वो पॉन्स में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही उनको स्टिमुलेट करके इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो जब आएगा क्या, इंसुलेशन, पहला पॉइंट जो हमें लिखना है दैट इज डेफिनिशन। डेफिनिशन मतलब द वाइडिंग ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इंसुलेशन। आपकी शरीर से मूत्र खींचने की प्रक्रिया, मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया निकलती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, अब हम लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंसुलेशन, डायग्राम बना के आना, फ्लो चार्ट बना के आना, यू विल गेट अ फुल मार्क्स। इंसुलेशन में सबसे पहले एज द ब्लैडर fills by 220 ml, the pressure, hydrostatic pressure of the bladder increases. Because of this, the stretch receptor stimulate, and because of the stretch receptor stimulation, afferent impulse from pelvic nerve goes to the sacral segment of the spinal cord, and by afferent impulse, the pelvic nerve the information came, और information क्या गेम आती है कि जो डिप्रेशन मसल्स हैं ब्लैडर की वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करता है। Because of this, the urine comes from bladder to urethra, and now the urethra के अंदर जो stretch receptors हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, pelvic nerve फिर से सूचना जाती है। As a result क्या होता है, पुडेंटल नर्व की जो हमेशा स्टिमुलेट रहती थी वो पुडेंटल नर्व अब कैसी हो जाएगी, इनहिबिट। पुडेंटल नर्व की इनहिबिट की वजह से जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर थे वो खुल जाएंगे और यूरिन जो है वो बाहर आ जाएगी। इसके अलावा जब हम यूरिन करते हैं, मिक्सचुएट करते हैं तो एब्डोमेन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है और यूरिन की जो स्पीड है वो फ्लो में आती है।
फ्लो जो है वो स्पीड में आता है। अब जो सेंटर्स हैं जो कंट्रोल करने वाले वो कहाँ होते हैं? तो जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल सेगमेंट है इसी के अंदर सेंटर्स हैं और ये सेंटर्स हायर सेंटर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। नेचुरल सी बात है वो ब्रेन के अंदर होंगे और जो हायर सेंटर है वो दो तरीके के होते हैं, एक इनहिबिटरी और दूसरा फैसिलिटेटरी। जो इनहिबिटरी सेंटर्स हैं वो मिड ब्रेन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, जो फैसिलिटेटरी सेंटर्स हैं वो पॉन्स में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। लाइकवाइज व्यक्ति जो है वो मिक्चुरेशन करता है। समझ आया? विदाउट एक्सक्यूज सिस्टम लो। So micturition, the process of voiding the urine out of the body is called micturition. वरना bladder की जो कैपेसिटी है वो 400 ml की होती है, बट जब वो 220 ml तक बढ़ जाता है तो फिर सिग्नल्स मतलब मसल से वहाँ जाते हैं सेंट्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइन तक, फिर से दैट इज अ एफरेंट सिग्नल और फिर वहाँ से एफरेंट सिग्नल वापस आता है मसल्स तक और उसकी वजह से सिग्नल जो आता है वो मैसेज कन्वे करता है मसल्स को कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाए, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में यूरिन कलेक्ट हो जाती है। जब यूरेथ्रा में यूरिन कलेक्ट होती है तो उसकी मसल्स दोबारा सिग्नल्स भेजती है सेंट्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइन को और वहाँ से फिर से एफरेंट सिग्नल्स आते हैं जिसकी वजह से Micturition, the widening of urine from body is known as micturition. जो हमारे यूरिन ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो 400 ml होती है। आफ्टर 220 ml में एहसास हो जाता है कि बॉडी को मिक्चुरेशन करना है। तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि जब 220 ml से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे स्ट्रेस रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्ट्रेस रिसेप्टर स्टिमुलेट होने के बाद स्टिमुलेट हो जाता है, उसके बाद फिर वो साइकिल सेगमेंट ऑफ स्पाइन को मैसेज भेजते हैं एफरेंट और इफरेंट। जाता भी उसी से सिग्नल आता भी है, आता है उसको कहता है कि यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करिए और जो हमारा स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करना है। आफ्टर रिलैक्सिंग वो आ जाता है यूरेथ्रा में और वहाँ पे एक और ओपनिंग बचती है, उस ओपनिंग को ओपन करने के लिए फिर से सिग्नल जाता है। टीपी का वापस आता है थ्रू द इफरेंट से। उसके बाद से हाँ फिर जो सिग्नल आती है जिसकी वजह से जो रिसेप्टर्स है वो ब्लैडर की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्फिंक्टर वो है वो रिलैक्स होता है। रिलैक्स हो जाता है। जब इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो जो यूरिन है वो फ्रॉम यूरेथ्रा आ जाता है। जब यूरेथ्रा में आने के बाद से फिर से पैल्विक नर्व है उसके थ्रू पैल्विक नर्व के थ्रू फिर से स्टिमुलस जाती है और पूरा सेकंड सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और फिर इन्फॉर्मेशन आती है कि पुरेटल नर्व इनहिबिट हो जाएगी। पुरेटल नर्व जो हमेशा स्टिमुलेट रहती है उसको इनहिबिट करने के बारे में। जब वो इनहिबिट होती है तो एक्सटर्नल हीटर छूटता है जिसकी वजह से जो यूरिन है वो फ्लो मतलब बाहर आ जाती है। So micturiation is the process of voiding of the urine from the body. So जब हमारे ब्लैडर में 220 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो उसकी मसल्स जो होती है वो मसल जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो वो पेल्विक नर्व के थ्रू रिसेप्टर्स स्ट्रेच नहीं होते, रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। तो पेल्विक नर्व के थ्रू साइकिल सेगमेंट ऑफ स्पाइन तक एफरेंट सिग्नल्स जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो एफरेंट सिग्नल्स के थ्रू वापस आते हैं तो जो मसल्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर की वो कंट्रैक्ट होती है और इंटरनल स्फिंक्टर वो होता है रिलैक्स होता है। फिर वो यूरिन जो होता है वो यूरेथ्रा में आता है, यूरेथ्रा में आता है तो उसकी भी जो मसल्स थी वो सिग्नल्स भेजती है और सैक्रल सेगमेंट पे, तो वहाँ से जो इम्पल्स वापस आता है तो पिडेंडल नर्व जो होती है जो हमेशा स्टिमुलेट होती है उसे इनहिबिट कर दी जाती है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर आ जाता है, वॉइड हो जाता है बॉडी से। आशीर्वाद Why do you
जाती हैं पेल्विक नर्व के थ्रू सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहाँ से डिफरेंट इम्पल्स आती है पेल्विक नर्व के थ्रू, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर का एक्सप्रेशन मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और यूरिन यूरेथ्रा में जाता है। यूरिन यूरेथ्रा में जाने के बाद वहाँ से रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से पेल्विक नर्व के थ्रू सैक्रल सेगमेंट है तो इम्पल्स जाती है, फिर वहाँ से पेल्विक नर्व के थ्रू पुडोलर नर्व इनहिबिट होता है, उसकी वजह से मैचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बॉर्डिंग ऑफ यूरिन। सर इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लड होता है उसमें 220 ml से ज़्यादा यूरिन आ जाता है, तो डिज़ायर ऑफ पासिंग यूरिन हमें होता है, जिससे जो हमारी यूरिनरी ब्लड की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और यूरिन पास करने के लिए किसी सिग्नल देती है। उससे सर उसके बाद हमें एफरेंट सिग्नल्स आते हैं, तो सॉरी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर सिग्नल्स होते हैं सर वो सर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिससे एफरेंट सिग्नल्स पहले जाते हैं, उसके बाद जो हमारा सैक्रल होता है वो भी स्टिमुलेट हो जाता है या फिर एक्टिव हो जाता है, जिससे एफरेंट सिग्नल्स भी आते हैं सर। उसके बाद सर वो वापस आते हैं, जिनसे हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है सर। उसके बाद सर जो यूरिन होती है वो यूरेथ्रा में जाती है, वहाँ पे सर उसे पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है, जिससे जो यूरेथ्रा होता है उसका इनहिबिशन हो जाता है या फिर कह सकते हैं यूरिन पास करने के लिए अलाउ कर देता है एक तरीके से। और सर फिर यूरेथ्रा से यूरेथ्रा कैसे करते हैं अलाउ कैसे करते हैं सर वो मसल्स होती है वो रिलैक्स नहीं होती रिलैक्स नहीं होती स्फिंक्टर कौन सा स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर देयर आर टू स्फिंक्टर जो याद रखना है बेसिक बात पता होनी चाहिए एक इंटरनल स्फिंक्टर एक स्फिंक्टर यहाँ पे और एक स्फिंक्टर यहाँ पे जब यहाँ वाला कॉन्टैक्ट किया तो ये वाला स्फिंक्टर खुल गया और इस वाले स्फिंक्टर के खुलने की वजह से यूरिन यहाँ आ गई सिंपल सी बात है जैसे ही यहाँ आई तो यहाँ पे टेंशन रखे थे यहाँ भी रखे जब यहाँ पे भरी थी तो ये वाले सेक्टर स्टिमुलेट हो रहे थे जब यहाँ पे भरी तो ये वाले सेक्टर स्टिमुलेट हुए तो जब ये वाले स्टिमुलेट हुए थे तो ये पेल्विक नर्व के थ्रू सूचना भेज रहा था जब यहाँ पे आई तो इसने सूचना भेजी इसके रिस्पॉन्स में क्या था कि जो ब्लैडर की मसल थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और ये स्फिंक्टर खुल रहे थे इसके रिस्पॉन्स में क्या है जो पुडेंटल नर्व है कौन सी नर्व पुडेंटल नर्व जो कि नॉर्मली स्टिमुलेट रहती है इसको इनहिबिट कर दिया जाता है जैसे ही ये इनहिबिट होती है ये जो ओपनिंग थी जो बंद रहती थी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओपनिंग एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये जो ओपनिंग थी ये ओपनिंग खुल जाएगी जैसे ही खुली यूरिन बाहर निकलने लगी लेकिन हम क्योंकि एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ाते हैं यूरिन करते समय इसलिए जो फ्लो है वो स्पीड के साथ होता है समझ आया हां चलो आगे डबल से तो वहाँ से फिर स्ट्रेच्ड सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है फिर वहाँ से इफरेंट इम्पल्स आती है पेल्विक नर्व के थ्रू फिर जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स होती है रेट्रोसेल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और इंटरनल स्फिंक्टर की मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा में आ जाता है यूरेथ्रा में आ जाता है फिर एफरेंट इम्पल्स ट्रांसफर होती है पेल्विक नर्व के थ्रू ट्रांसफर होती है फिर वहाँ जो पुडेंटल नर्व होती है उसका वो हमेशा स्टिमुलेट रहती है तो फिर वो उसको इनहिबिट करने के लिए इफरेंट इम्पल्स आता है पेल्विक नर्व के थ्रू फिर रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर और बॉडी ऑफ यूरिन ठीक है समझ आ गया कोई डाउट किसी को हाँ कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी नो डाउट कोई डाउट